Welcome to Study Bios. My name is Gaurav, and in this part of French Revolution, we try to understand the incident of Versailles during meeting of a state general who gathered there for the discussion over tax increment. So let's move to the next slide and start this topic. As you can see on the screen, the first and second states sent 300 representatives each, who were seated in rows facing each other on two sides, while the 600 members of the third state had to stand at the back. What this mean? As you can see here, आप देख रहे हो कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट मीन्स क्लर्जी क्लर्जी एंड नोबैलिटी, इन दोनों ने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को सेंड किया था। कहां पे? टैक्स इंक्रीमेंट की जो मीटिंग चल रही थी पैलेस ऑफ वर्सलीज में। पैलेस ऑफ वर्सलीज को काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया था इन सभी लोगों को होस्ट करने के लिए। और आप देखोगे कि पैलेस ऑफ वर्सलीज में इन दोनों के नंबर जो थे, इन दोनों की पॉपुलेशन थी वो काफी कम थी, इनकी भी, नोबेलिटी की भी और क्लर्जी की भी। क्लर्जी और नोबेलिटी इन दोनों की पॉपुलेशन काफी कम थी, क्योंकि एक में वो लोग आते थे जो सोसाइटी के रॉयल फैमिली या रॉयल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, दूसरे में वो लोग आते थे जिनके पास टेम्पोरल पावर होती थी। तो ये सभी लोग ऑफ कोर्स नंबर में कम होंगे, बट कॉमन मैन, कॉमन पीपुल, नॉर्मल सिटीजन ये अमाउंट में बहुत ज्यादा थे। ठीक है, तो इन दोनों को ओवर रो बैठने की जगह दे दी जाती है। ये इस तरह से कि एक तरफ मान लो क्लर्जी बैठे हैं, दूसरी तरफ नोबेलिटी बैठे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे किंग की प्लेस होती और डिस्कशन होता। अब बात आती है कि थर्ड स्टेट के भी लोग आते हैं, और ये दोनों कितने होते हैं? ये एक 300, ये भी 300, और दूसरी तरफ जो थर्ड स्टेट आता है, थर्ड स्टेट, ये आते हैं, इनके जो लोग होते हैं वो नंबर में 600 होते हैं। ठीक है, और यहीं पे सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी? कुछ चीजें इससे पहले जान लेते हैं। जैसे कि इस मीटिंग में किसको अलाउ किया गया होता है? 300 ये, 300 नोबेलिटी से, 300 क्लर्जी से और 600 थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आने थे। इसमें वीमेन और चाइल्ड और कॉमन मैन पूरी तरह से प्रोहिबिटेड थे, ये सभी लोग नहीं आ सकते थे। हाँ, इनके पास एक ऑप्शन था कि ये इनकी जो भी क्वेरीज थी या इनकी जो भी ग्रीवेंसेस थे, ये लिख करके सेंड कर सकते थे। और आप देखो ये करीब 40,000 के आसपास इनके लेटर्स आए थे, जिसमें इनकी तमाम तरह की मांगे और दुनिया भर की सजेशंस दिए हुए थे। ये सब कुछ आता है वहां पे। लेकिन असली स्टोरी, या आप कहो कि जो मेन इंसिडेंट होता है या जहाँ पे सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो एक आग का, एक चिंगारी का काम करता है, वो क्या होता है कि जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इनको बैठने की जगह नहीं मिलती है। इनको कायदे से तो इनको यहाँ पे कहीं बैठने की जगह मिलनी चाहिए थी, बट इनको नहीं मिलती है। चलो, ये उसके बाद भी ये थोड़ा बहुत मैटर ठीक होता है। लेकिन किंग क्या करता है? किंग पुराने तरीके से यहाँ पे इलेक्शंस कराना चाहता है। अब आप देखोगे कि आपने पहले पढ़ लिया है कि जो भी टैक्स में इंक्रीमेंट होता था, वो टैक्स में इंक्रीमेंट ऐसे होता था कि स्टेट जनरल्स को बुलाया जाता था और स्टेट जनरल्स के बीच में वोटिंग होती थी, और वोटिंग के अकॉर्डिंग ये फिक्स होता था कि टैक्स बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। यानी मेजोरिटी जिसके साइड होती थी वो चीज़ें फॉलो होती थी। अगर मेजोरिटी होती थी कि टैक्स बढ़ेगा, तो टैक्स को किंग इंक्रीज कर देता था। अगर मेजोरिटी होती थी टैक्स नहीं बढ़ेगा, तो किंग जो होता था वो टैक्स को इंक्रीज नहीं कर सकता था। और यहाँ पे एक सिस्टम था कि हर एक स्टेट को सिर्फ एक वोट मिला हुआ था। यानी कि नोबेलिटी के पास एक वोट था, क्लर्जी के पास एक वोट था, और थर्ड स्टेट के पास भी एक वोट था। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये तो हमारे साथ पूरी तरह से एक चीटिंग है कि हम नंबर में 600 हैं और हमारे पास एक वोट हो। हम इस सिस्टम को नहीं मानते। हमें पूरी कंट्री को आप वोटिंग का राइट मत दो, बट एटलीस्ट उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो स्टेट जनरल है, उनको वोटिंग राइट दो। आप पूरी असेंबली को एज अ होल ट्रीट करो, यानी कि क्लर्जी, नोबेलिटी और थर्ड स्टेट में ना बांट करके इस पूरी असेंबली को एज अ होल ट्रीट करो। यानी कि 300 इनके, 300 इनके और 600 ये, यानी कि इनको 1200 मेंबर्स की एक असेंबली की तरह ट्रीट करो। और इस असेंबली में सभी को एक सिंगल वोटिंग राइट दो। यानी कि जो 1200 लोग इकट्ठे हुए हैं, ये 1200 को 1200 वोट्स होने चाहिए, और जिस तरफ मेजोरिटी होगी वो फिक्स करो। और आप देखोगे कि जो राजा होता है वो इससे डिनाई कर देता है, और सारी प्रॉब्लम यहीं पे खड़ी होती है। ये लोग वहां से बैक आउट कर जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं। ठीक है, अब आगे क्या होगा?
Members of the third state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole. ये मैंने आपको बता दिया. When the king rejected this proposal, member of the third state walked out of the assembly in protest. ये बाहर चले जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, हमें आपकी मीटिंग में किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि आप सबको एक इक्वल तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे, तो फिर वोटिंग का मतलब क्या बनता है. अब आगे क्या होगा. द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज स्पोक्समैन for the whole French nation. On 20th June, they assembled in the hall of Endo Tennis Court in the ground of Versailles. अब सारी कहानी यहां से शुरू होती है. आप देखोगे जब ये सारे वॉकआउट कर जाते हैं उस मीटिंग से, जहां पे मीटिंग चल रही थी टैक्स इंक्रीमेंट को लेकर के, इनको एक तो बैठने की जगह नहीं मिलती, दूसरे इनको वोटिंग राइट प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जाता है, इनको लगता है कि इनके साथ एक बहुत ही ह्यूमिलेटिंग सब बिहेव किया गया है, और हुआ भी होता है ऐसा ही. तो आप देखोगे कि ये वहां से मूव आउट कर जाते हैं, वहां से वॉकआउट कर जाएंगे, और ये एक जगह पे इकट्ठे होते हैं. ये खुद को कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा नंबर में है पूरी कंट्री में, वो कौन से लोग हैं, वो थर्ड स्टेट के लोग हैं. और ऑफ कोर्स थर्ड स्टेट के लोगों में कॉमन मैन सबसे ज्यादा होते हैं कहीं पे, और यहाँ भी वही थे. तो ये 20th ऑफ जून को असेंबल होते हैं. कहाँ पे? एक इंडोर टेनिस कोर्ट होता है वर्सलीज ग्राउंड में, वहां पे असेंबल होंगे, और ये कहेंगे कि अब हम ही पूरे कंट्री की बात रखेंगे, अब हम ही पूरी कंट्री को लीड कर रहे हैं. और उस समय इनके लीडर कौन होते हैं? इनके लीडर होते हैं मीरा एबेसियस. ठीक है. तो ये जो होते हैं, ये उस भीड़ को लीड कर रहे होते हैं. कौन सी भीड़? वो भीड़ जो वॉकआउट कर गई थी. कहां से? पैलेस ऑफ वर्सलीज से. ठीक है. अब इनकी क्या डिमांड होती है? While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France. अब ये कहते हैं कि नहीं, हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए जो पूरी तरह से जोर जबरदस्ती से रूल करे. हमें एक ऐसा मोनार्कियल सिस्टम नहीं चाहिए जिस मोनार्कियल सिस्टम में इस तरह का हो कि जो राजा हमारे ऊपर थोप दे हमें वो मानना हो. हमें इस तरह का सिस्टम चाहिए जिसमें एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू गवर्नमेंट चल रही हो. जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था, कि कई सारे फिलोसफर थे, उसमें से एक फिलोसफर थे रूसो, जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी थी. उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी हमारा रूलर होगा, रूलर और पब्लिक के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, और पब्लिक जिसको पसंद करेगी वो उसको अपना रूलर बना करके रखेगी, या यूं कह लो वो अपना एडमिनिस्ट्रेटर बना करके रखेगी. तो ये भी डिमांड कर रहे थे कि हमें भी इस तरह का कुछ सिस्टम दो जिसमें हमारी कोई वैल्यू हो. अब आप देखोगे ये आगे बढ़ते हैं, इनका इंडोर टेनिस कोर्ट में अच्छा खासा भाषण होता है, वहां पे इनका एक लीडर बनता है, और उसके बाद ये कहाँ पे बिजी हो जाते हैं? ये एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में लग जाते हैं. कहते हैं कि नहीं, हम राजा वाजा को कुछ नहीं मानेंगे, हमें हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और हम राजा के सामने इसको रखेंगे, और हम इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेंगे. हमें कोई भी एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें इस तरह का कोई भी एक मोनार्कियल सिस्टम नहीं चाहिए. ठीक है. द रेस्ट ऑफ द फ्रांस सीटेड विद टर्मोइल. अब जब देखोगे कि ये लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के वक्त जब ये सब यहाँ बिजी थे, तो पूरे के पूरे यूरोप में एक अजीब सी आग लग उठी. किस चीज के लिए? अ सिवियर विंटर हैड मीन्ड अ बैड हार्वेस्ट, द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज. अब होगा क्या कि फ्रांस में अनफॉर्चुनेटली उस साल जो होता है वो ठंडियां बहुत ज्यादा पड़ती हैं, बर्फबारी होती है, और उस ठंडी में होगा ये कि जो फसल होती है उनकी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है. और पहले ही मार्केट में प्रॉब्लम चल रही थी, एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन थी, और उसमें एक ऐसी सिचुएशन आ जाना कि फसल बर्बाद हो गई, पूरी की पूरी भीड़, पूरी की पूरी जनता सड़कों पे उतर आई, और वहां पे दंगे फसाद बड़े अमाउंट में होने लगे. जो लेडीज थी या जो बाकी लोग थे, वो देखोगे कि ब्रेड की प्राइस बढ़ गई, उसके बाद भी उनको ब्रेड नहीं मिल रहे थे. और इसमें भी प्रिविलेज के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जा रहा था, कि जो बड़े लोग थे उनको सब कुछ मिल जा रहा था, और इन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा था. ठीक है. द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, मीन्स लोगों के कंट्रोल से बाहर चली गई प्राइस, और यहीं पे पूरे फ्रांस में टर्मोइल क्रिएट हो जाता है. सिचुएशन बहुत ही पैनिक वाली हो जाती है. At the same time, the king ordered troops to move into Paris on 14 July. The agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. अब क्या होगा? इसी में आग में घी डालने का काम करता है किंग का ऑर्डर, जिसमें उसने ऑर्डर किया होता है कि जो ट्रूप्स हैं वो मूव करेंगी. कहाँ पे? पेरिस में. पेरिस यानी कि फ्रांस का कैपिटल आज भी है और तब भी था. वहां पे मूव करेंगी आर्मी. अब इससे लोगों को एक डर लगने लगा. डर क्या लगा? कि अगर आर्मी आ रही है, उसी में किसी ने एक र्यूमर फैला दिया कि आर्मी आ रही है, आर्मी
हमारे ऊपर फायर करेगी, राजा हमें मरवाना चाहता है, हमारे पूरे के पूरे जो हमारा ये सिस्टम है जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको रोकना चाहता है। अब पब्लिक और ज्यादा वहां पे अग्रेसिव हो जाएगी। आगे क्या होती है, इन द कंट्री साइड सेम टाइम देखो, एक जो थे वो कहाँ बिजी थे, जो नेशनल असेंबली थी वो बिजी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में। उसी टाइम पेरिस में एक अलग तरह का, पेरिस में एक अलग तरह की प्रॉब्लम चल रही थी। वहां पे ब्रेड की प्राइस को लेकर के और किंग ने ट्रूप्स को ऑर्डर दे दिया था, इस सब की प्रॉब्लम चल रही थी। सेम टाइम में कंट्री साइड, कंट्री साइड बोले तो विलेज में एक अलग तरह की प्रॉब्लम चल रही थी, विलेज में एक अलग तरह की प्रॉब्लम थी। विलेज में क्या प्रॉब्लम चल रही थी, in the countryside rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops। अब इनके वहां भी ये प्रॉब्लम होने लगी कि जो लॉर्ड ऑफ मैनर, मैनर क्या होता है इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ब्रीफ में समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमारे वहाँ जमींदारी की प्रथा होती थी, इनके वहाँ भी होता था कि जो बड़े बड़े खेत होते थे वो, उनको क्या कहते थे, वो मैनर कहे जाते थे, ठीक है। और उन मैनर के जो मालिक होते थे वो कौन होते थे, उनको लॉर्ड कहा जाता था, यानी जिनकी जमीन होती थी, ठीक है। और इससे अब लोगों को क्या लगा, जो एक र्यूमर सा फैल गया कि जो लॉर्ड्स हैं मैनर के, उन्होंने ब्रिगेड्स बुलाए हैं, ठीक है, हार्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स, और वो क्या करेंगे, वो आकर के हमारी पकी हुई फसलों को बर्बाद कर देंगे। इसकी वजह से क्या हुआ, पब्लिक इतनी ज्यादा अग्रेसिव हो गई, लोग इतने ज्यादा गुस्से में भर गए कि उन्होंने एक लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, मेनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज। सभी जितने बड़े बड़े लॉर्ड्स थे मैनर के, उनको क्या कर दिया गया, उनके ही घरों से दौड़ा के भगा दिया गया। किसी तरह वो अपनी जान बचा करके वहां से भागे। उनके घरों को आग लगा दिया गया, उनके घरों में तोड़ फोड़ किया गया, उनके घरों पे कब्जा कर लिया गया। मीन्स किसी तरह वो इधर उधर भागे, और कईयों को तो ये देश भी छोड़ना पड़ा। कौन सा देश, फ्रांस छोड़ के किसी और देश में जाना पड़ा। आगे हम देखते हैं, लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली। अब देखो सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है ना कि जो पब्लिक होती है वो पब्लिक पूरे पेरिस के सड़कों पे उतर आई होती है। एक तरफ जो थर्ड स्टेट होता है, थर्ड स्टेट यानी कि जो बड़ा, एक जो सबसे बड़ा तबका होता है फ्रांस का, जिसके पास सबसे ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी होता है। दूसरी तरफ देखोगे कि फ्रांस की जो पब्लिक होती है एक अलग टर्मोइल क्रिएट कर रही होती थी रोड पे, क्योंकि ब्रेड की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तीसरी तरफ आप देखोगे कि गांव में यानी कि कंट्री साइड में भी बहुत ज़्यादा अग्रेशन फैल गया होता है, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। फ्रेंच मोनार्कियल सिस्टम पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाएगा। अब ऐसे में राजा के सामने कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है, या राजा यूं कह लो कि बाउंड हो जाता है एक तरह से कि वो इनके कॉन्स्टिट्यूशन को मान जाए, इनकी मांगों को मान जाए। फाइनली लुई 16 accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his power would have now on be checked by a constitution। अब लास्ट में वो मानता है कि ठीक है, एक ऐसा सिस्टम बनेगा, एक ऐसा पावर बनेगा जो कि उसके पैरेलल होगा, या यूं कह लो कि उसके ऊपर भी चेक रहेगा एक, यानी कि उसको भी चेक किया जा सकता है कि जो वो काम कर रहा है वो सही कर रहा है, वो करप्शन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या कैसे नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कुछ होगा, वो उसको भी चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही किंग को चलना होगा। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, जो फ्रांस होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाती है। On the night of 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes। अब क्या होगा, अब जो असेंबली होती है वो थोड़ा और ज्यादा पावर में आ जाती है, और 4 अगस्त 1789 को वो क्या करती है, एक डिक्री पास करती है, ये यूं कह लो कि एक बिल पास करती है, जिसमें ये होता है कि जो फ्यूडल सिस्टम है, जो जमींदारी की प्रथा है, जो सामंतवादी प्रथा है, उसको हम खत्म करते हैं। और कई तरह के टैक्सेस जो होते हैं, टैक्सेस हटा दिए जाते हैं, या जो टैक्सेस रहते हैं वो सभी को पे करने होते हैं। यानी कि किसी को टैक्सेशन में यूं कह लो कि एक तरह से किसी को प्रिविलेज नहीं मिलेगा। जो टैक्सेशन का सिस्टम है उसमें सभी को टैक्स पे करना होगा, चाहे वो नोबैलिटी से बिलोंग करते हो, चाहे वो क्लर्जी सोसाइटी से बिलोंग करते हो, ठीक है, या थर्ड स्टेट से। पहले जो थर्ड स्टेट सिर्फ पे करता था, सिर्फ आप वो नहीं पे करेंगे, सभी को पे करना होगा, ठीक है। आगे देखो, द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। इनका मेन मोटो क्या था, ये क्या चाहते थे, देखो
जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, उसका मेन मतलब ये था कि 1791 में जैसे इसने कॉन्स्टिट्यूशन खत्म किया, तो इसने ये ध्यान में रख करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कि जो किंग है, जो मोनार्क है, कर सकता है, वो डिक्टेटरशिप अप्लाई कर सकता है नहीं। दिस मेड फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और आप देखोगे कि जो फ्रांस होता है वो मोनार्की के साथ साथ क्या बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, यानी कि जो किंग होगा उस किंग को हटाया तो नहीं गया, बट किंग कैसा बन गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला किंग बन गया। यानी कि एक ऐसी राजशाही होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगी। अब आप यहां पे देखोगे किस तरह का सिस्टम बना। सिस्टम इस तरह का बना कि जो पूरा का पूरा सिस्टम था, यानी कि पावर का कंसंट्रेशन अब किसी एक के हाथ में नहीं था। पहले क्या था कि पावर का कंसंट्रेशन सिर्फ एक आदमी के हाथ में था। वो कौन था, वो किंग था। अब पावर का कंसंट्रेशन किसी एक आदमी के हाथ में ना रह करके पावर का कंसंट्रेशन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, जिस तरह का नॉर्मली एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में होता है, उस तरह से बट गया करीब करीब। अब आप देखोगे जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन गई। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो किंग था, किंग एग्जीक्यूटिव बॉडी में आता था, और किंग और लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का काम कौन करता था, नेशनल असेंबली। यानी कि जो कानून बनेगा वो नेशनल असेंबली बनाएगी। लेकिन हाँ, किंग के पास कुछ वीटो पावर दिए गए थे कि वो नेशनल असेंबली के कुछ फैसलों को क्या कर सकता था, ब्लॉक कर सकता था। ठीक है। लेकिन नेशनल असेंबली भी किंग के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल रखती थी। और नेशनल लेजिस्लेशन से ही कुछ मिनिस्टर चुने हुए आते थे जो किंग के एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर काम करते थे। और इलेक्टर्स होते थे जो किसको चुनते, देखो सबसे छोटी यूनिट क्या होती थी, सबसे छोटी यूनिट कॉमन सिटीजन्स होते थे जो 1791 के, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू मैन एंड, यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू मैन एंड सिटीजन जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बनेगा। उसमें ये दिया गया होता है कि जो सबसे छोटी यूनिट होगी, जो कॉमन मैन होंगे, सभी लोग वोटिंग राइट सबके पास नहीं थी, सब नहीं दे सकते थे। सिर्फ वोट वो कर सकते थे जो 25 ईयर की एज से ज्यादा हो, और जो कम से कम पूरे साल में 3 दिन की लेबर की सैलरी के बराबर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ वही क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। ठीक है, जो वोट डालते थे उनको क्या कहते थे, उनको कहते थे सर एक्टिव सिटीजन्स। ठीक है, और जो वोट नहीं डालते थे, विमेन्स, बच्चे, और जो टैक्स नहीं पे करते थे, वो क्या थे, वो पैसिव सिटीजन थे। तो सभी एक्टिव सिटीजन क्या थे, वो वोट कर सकते थे। और ये वोट करके वो क्या चूज करते थे, वो इलेक्टर्स चूज करते थे। और इलेक्टर्स फर्दर वोट करके चूज करते थे नेशनल असेंबली। ठीक है, और नेशनल असेंबली और किंग ये दोनों करीब करीब एक पैरेलल बॉडी थे। और इन्हीं के पैरेलल एक और बॉडी थी जिसको जुडिशरी कहते थे, जिसमें जजेस होते थे। और जजेस भी वोटिंग के थ्रू ही जाते थे। वोटिंग किसकी, एक्टिव सिटीजन्स की। ठीक है, और अगर आपको इलेक्टर बनना है देन यू हैव टू बिलोंग फ्रॉम द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर फ्रॉम दैट सोसाइटी। ठीक है, तो ये एक सिस्टम बना। यानी कि अब भी पूरी तरह से इक्वालिटी नहीं दी गई। अब भी एक तरह से कह लो कि जिसके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज्यादा थे उसका डोमिनेंस था सोसाइटी में। चलो आगे देखते हैं। यहीं पे यहाँ पे भी वही चीज लिखी हुई, ओनली मैन अबव 25 ईयर ऑफ एज हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर्स वेज वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन, दैट इज दे वर एंटाइटल्ड टू वोट। यानी कि 25 साल से ऊपर का वो आदमी, आदमी बोले तो सिर्फ मैन की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, वो मैन जो 25 साल से ज्यादा की एज के हों, और जो कम से कम 3 दिन की लेबर की सैलरी के बराबर स्टेट को टैक्स पे करते हो, वही एक्टिव सिटीजन थे और वही वोट डाल सकते थे। द रिमेनिंग मेन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एट पैसिव सिटीजन। इसके अलावा बाकी जितने भी बचे मेन और बाकी की वुमेन, वो सारी क्या थी, पैसिव सिटीजन्स थे। ठीक है, वो वोट डालने का उनका कोई राइट नहीं था। आगे देखोगे, टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, यहां भी वही लिखा हुआ है कि अगर आपको इलेक्टर बनना है, ठीक है, यानी कि जो 50,000 थे नंबर में, अगर वो बनना है तो आपको हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर में से शामिल होना होगा। यानी कि टॉप 50,000 टैक्स पेयर्स ये जो थे वो इलेक्टर के लिए पार्टिसिपेट कर सकते थे। ठीक है, जो टॉप 50,000 की काउंटिंग में आते हैं। आगे क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। यानी कि जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन था उसको कुछ कुछ इस तरह से
बोला गया क्या, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि सभी लोग एक ही ईश्वर की संतान है, और सभी जब पैदा होते हैं तो वो सब एक जैसे हैं। और इनके कुछ जो राइट्स हैं, राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, वर एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनलाइबल राइट्स। यानी कि कुछ ऐसे राइट्स जैसे राइट टू लाइफ यानी कि जिंदा रहने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने का अधिकार, एंड फ्रीडम ऑफ ओपिनियन यानी कि मेरे अंदर क्या है, मैं किसी के बारे में क्या ओपिनियन रखता, किंग को मैं पसंद करता नहीं करता, या किंग कैसा है, किंग की जो पॉलिसीज हैं वो कैसी हैं, ये सब कुछ, ये होता है फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। ये सब कुछ का राइट, इक्वलिटी बिफोर लॉ का राइट, ये सब कुछ क्या, ये एक नेचुरल राइट की तरह यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया। यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम कह रहे हैं डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, जब ये 1791 में आ गया, ठीक है, तो इसके साथ ही लोगों को कुछ बेसिक राइट्स मिल गए जिसको नेचुरल राइट कह करके बुलाया गया, और ये सभी के साथ था। ठीक है, जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ वर established as natural and inalienable rights। यानी कि ये वो राइट्स थे जो बाई नेचर यानी कि बाई बर्थ सबको मिल गए हैं, सभी फ्रीडम चाहते हैं और सभी को फ्री रहने का पूरा राइट है, सभी एक जैसे हैं, इक्वलिटी बिफोर द लॉ यानी कि कानून के सामने सभी एक जैसे हैं, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं, किसी को बाई बर्थ प्रिविलेज नहीं मिलेगी या किसी बेसिस पे प्रिविलेज नहीं मिलेगी। अगर आपने सेम क्राइम किया है तो सेम क्राइम के लिए सबको सेम पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, और ये ऐसे राइट की कैटेगरी में रखे गए जिसको छीना नहीं जा सकता है, ये नेचुरल राइट की कैटेगरी में रखे गए। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ओवर कमेंट।